हेलो एवरीवन। प्लेट गर्डर में हमने अभी तक देखा था कि प्लेट गर्डर क्या होता है। प्लेट गर्डर हमारा एक तरह से बिल्डअप बीम ही होता है जिसका हमारा मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसको प्रोवाइड हम तब कराते हैं जब बीम हमारा जो होता है वो क्या होता है, उसका स्पान बहुत ज़्यादा रहता है और उस पर लगने वाला लोड कैसा होता है, हैवी होता है। इस कंडीशन में हम प्लेट गर्डर को प्रीफर करते हैं। तो प्लेट गर्डर जब प्रीफर किया जाता है तो उसके डिज़ाइन के लिए हम डिफरेंट कंपोनेंट को देखे थे। इसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर, जिसमें हमारा था वेब प्लेट, देन हमने देखा था फ्लैंज एंगल, फ्लैंज एंगल, फ्लैंज प्लेट और कवर प्लेट, फ्लैंज प्लेट और कवर प्लेट। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इसका है स्टिफनर। स्टिफनर हमारे मेनली दो तरह के होते हैं, ट्रांसवर्स स्टिफनर और लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर। लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर, ट्रांसफर स्टिफनर जब हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड के नीचे लगाते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं बियरिंग स्टिफनर। ओके, बियरिंग स्टिफनर। और जब ये बियरिंग स्टिफनर एट सपोर्ट पे लगाए जाते हैं तो इसे हम कहते हैं एंड बियरिंग स्टिफनर्स। क्या कहते हैं? एंड बियरिंग स्टिफनर्स। दूसरे होते हैं जब ये इंटरमीडिएट ऑफ द स्पान लगाए जाते हैं तब इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टिफनर। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ये वेब प्लेट है उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ की हम मशीन में बिल्ड कर सकते हैं या फिर फैक्ट्री में बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्पान है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है। तो अब हमें क्या करना होगा कि इस तरह की दो वेब प्लेट्स को इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक स्प्लाइस प्लेट को यूज़ करते हैं। राइट, तो ये भी एक तरह से कंपोनेंट ऑफ प्लेट गर्डर की तरह बिहेव करता है। राइट, स्प्लाइस प्लेट यहाँ पे हमारा क्या रिजिड जॉइंट प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? रिजिड जॉइंट। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? स्प्लाइसेस। स्प्लाइसेस फॉर बोथ वेब एंड फ्लैंज। यहाँ पे वेब को कनेक्ट किया इस तरह से, अगर यहाँ पे फ्लैंज है तो इस फ्लैंज प्लेट के साथ कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगी? एक स्प्लाइस प्लेट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। सिमिलरली हम यहाँ पे बॉटम में भी इस तरह से प्रोवाइड करा सकते हैं। राइट, तो ये हमारे क्या हो गए? कंपोनेंट ऑफ वेब एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर्स हो गए। राइट, फिर हमने देखा था कि इन कंपोनेंट्स में हमें कब कौन सा स्टिफनर प्रोवाइड कराना होता है, क्यों प्रोवाइड कराना होता है। तो उसके लिए हमने एक कंबाइंड स्ट्रेसेस का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक कंसेप्ट देखा था कि कहाँ कहाँ हमारे शेयर स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस का कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बनते हैं। तो वहाँ पे हमें स्टिफनर्स प्रोवाइड कराने होते हैं। बियरिंग स्टिफनेस प्रोवाइड कराने का पर्पज़ ये होता है कि वेब पे अचानक कंसंट्रेटेड लोड आने के कारण उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लैंज से वेब में सडनली रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे वेब जो है उन दो कंसंट्रेटेड लोड के बीच में एज क्या बिहेव करती है? हमारी एज अ कॉलम बिहेव करती है। तो जब कॉलम की तरह बिहेव करती है तो यहाँ पे हमारी क्या है? क्रॉस सेक्शनल व्यू है। यहाँ पे जब हमारा कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगेगा तो ये जो वेब है ये हमारे किस तरह से बिहेव करेगी? एक कॉलम की तरह बिहेव करेगी। जब कॉलम की तरह बिहेव करेगी तो इसकी लेंथ में तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी थिकनेस बहुत कम है। इस लोड के कारण ये इस एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगी? इस तरह से बकल हो सकती है। यहाँ पे ये बकल ना हो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टिफनर प्रोवाइड कराते हैं। स्टिफनर इन सेंस यहाँ पे हम एंगल सेक्शन इस तरह से अटैच करते हैं, इस तरह से दोनों तरफ, ताकि क्या है कि इसकी इस डायरेक्शन में थिकनेस क्या हो जाए? बिलो लोड हमारी इंक्रीज हो जाए। तो उससे क्या होगा? जब थिकनेस इंक्रीज होगी तो इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस के अलोंग इसका बेंडिंग की रेजिस्टेंस जो होता है और क्रिटिकल सेक्शंस के अलोंग उसकी जो मतलब बेंडिंग रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? हमारा इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे ये बकल नहीं होगा। इस केस में हमें बियरिंग स्टिफनेस को प्रोवाइड कराना पड़ता है। इंटर हमारे नेक्स्ट था लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर्स। लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर्स हम कहाँ प्रोवाइड कराते हैं? लगभग दो केसेस में प्रोवाइड कराना पड़ता है। फर्स्ट हमारा है वेब क्रिपलिंग का, मतलब जब कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेसेस के कारण यहाँ पे क्या होता है
कि जस्ट बिलो फ्लेंच यहाँ पे हमारी क्या होती है, वेब में क्रिपल हो जाता है, लोकलाइज्ड बकलिंग हो जाती है। इस केस में क्या होता है, जब लोकलाइज्ड इस तरह से बकलिंग होती है, वो किस कारण होती है, बियरिंग फेलियर के कारण, राइट। मतलब यहाँ पे जब स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्रिएट होता है, यहाँ से लोड आया शेयर का, ये लोड है वो बेंडिंग में शेयर लॉन्गिट्यूडिनल बेंडिंग शेयर स्ट्रेस में कन्वर्ट होगा, ये है वो वेब में फिर ट्रांसफ़र होगा। तो जब ये इतने एरिया से इसमें स्मॉल एरिया में ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा शेयर में स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्रिएट होगा। इस स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण क्या होगा कि ये बीम हमारी यहाँ पे लोकलाइज इस जंक्शन पे क्या हो जाएगी, इस तरह से क्रिपल कर जाएगी। तो इसकी क्रिपलिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस तरह से स्मूथ सेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो जनरली स्मूथ सेक्शन प्लेट गडर में तो हम प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से एक स्टिफनर लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर। लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर हमें दूसरा कहाँ प्रोवाइड कराना पड़ता है, जहाँ पे शेयर की फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो उसके लिए हमने बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम देखा था, ये बीम थी, 1 सेकंड, ये बीम है। इस बीम में लोडिंग के कारण यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से बनता था। तो मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा कहाँ लाई करता है, न्यूट्रल एक्सेस पे। मतलब न्यूट्रल एक्सेस पे वो स्लाइड इस तरह से कर सकता है। तो इसकी स्लाइडिंग को रोकने के लिए यहाँ पे हमें क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेब का इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेंथ तो हमारी कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना होगा, उसकी विड्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा और थिकनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्टिफनर प्रोवाइड कराते हैं, राइट, ताकि वो इस शेयर फोर्स को रेजिस्ट कर सके। तो इस तरह से हमारे शेयर स्टिफनर्स की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते हैं। स्प्लाइसिस हमारा एक लंबा और हाई लेंथ, जब लॉन्ग स्पान का जब हमारा मतलब प्लेट गर्डर प्रोवाइड कराना है, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशंस होती है कि हम इससे ज़्यादा मतलब एक स्प्लाइस प्लेट या वेब प्लेट या फ्लेंज प्लेट को हम नहीं बना सकते। तो दो अलग अलग, उसका कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है, राइट। तो अब हमें इतने लॉन्ग स्पान के लिए चाहिए, तो दो अलग अलग यूनिट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम स्प्लाइस प्लेट को यूज़ करते हैं, राइट। तो इससे हम क्या करते हैं, इसको या तो यहाँ पे वेल्डिंग कर दो या फिर यहाँ पे बोल्ट कनेक्शन प्रोवाइड करा दो। तो इस स्प्लाइस प्लेट से हम क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म सेक्शन बना सकते हैं, राइट। इस तरह से हमने कंपोनेंट देखे थे और बियरिंग स्टिफनर्स हम कहाँ कहाँ प्रोवाइड कराते हैं वो देखा था। देन आफ्टर फिर हमने देखा था किस तरह से हम ऑप्टिमम थिकनेस और ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ वेब फाइंड आउट करते हैं और ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वेब फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब के लिए कंडीशंस थी, जो कोड कहता है, क्या थी, मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब। मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब जो है वो दो पे डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारा है सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब वेब में ज़रूरत से ज़्यादा डिफ्लेक्शन ना आ जाए। दूसरा है हमारा एक तरह से स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की तरह ही है, जब इस वेब पे हमारा क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, तो उसके कारण ये वेब किस तरह से बैंड करेगा, हमारा इस तरह से बैंड कर जाएगा। जब इस तरह से बैंड करेगा तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का जो पोर्शन है वो हमारा किस में रहेगा, कंप्रेशन में रहेगा। तो कंप्रेशन में आने के कारण इसमें लेटरल डायरेक्शन में बकलिंग हो जाएगी। जब लेटरल डायरेक्शन में बकलिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेब अपनी स्ट्रेंथ को अचीव करने से पहले ही क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि या तो स्टिफनर प्रोवाइड कराओ, और अगर नहीं प्रोवाइड कराते हैं तब हमें इसकी थिकनेस को हमें क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। अगर हम स्टिफनर प्रोवाइड कराते हैं तो हमारे स्टिफनर की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, उस हिसाब से फिर हमारी यहाँ पे थिकनेस डिसाइडेड होती है। तो यहाँ पे मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम एक रेशो को यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं डेप्थ टू थिकनेस रेशो। इसे हम स्लेंडरनेस रेशो ऑफ वेब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेंडरनेस रेशो ऑफ वेब। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो डिफरेंट केसेस में हम लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है व्हेन ट्रांसवर्स स्टिफनर इज नॉट प्रोवाइडेड। सेकंड, जब हम ट्रांसवर्स स्टिफनर प्रोवाइड कराते हैं, ट्रांसवर्स स्टिफनर प्रोवाइडेड, तो इसमें हमारी जो दो स्टिफनर के बीच की स्पेसिंग होती है, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। थर्ड हमारा है हम ट्रांसवर्स एंड
लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर दोनों प्रोवाइड कराते हैं। ओके, इस केस में हमारी डेप्थ टू थिकनेस रेशो का क्या मतलब रेशो रहता है, क्या लिमिटिंग वैल्यू होती है, वो हम देखते हैं। इस केस में हमारा फर्स्ट केस होता है कि जब हम ये वेब है, इस वेब को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस फ्लैंज के साथ कनेक्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमने जब दोनों तरफ से कर रखी है वेल्डिंग, यहाँ पे हमने जब दोनों तरफ से कर रखी है, और एक केस में हमने क्या किया है कि वेल्डिंग सिर्फ एक तरफ से कर रखी है, ओनली वन एज पे हमने वेल्डिंग की है। इस केस में हमारा जो डेप्थ टू थिकनेस रेशो होता है वो शुड बी लेस देन व्हाट, 200 एप्सिलॉन। और इस केस में जो होता है वो डी बाय टी डब्ल्यू का जो रेशो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है 90 एप्सिलॉन, राइट। फिर इस केस में यहाँ पे हमारा डी बाय टी डब्ल्यू का जो रेशो होता है वो कितना होता है, 200 से एप्सिलॉन से कम होता है। पर इसमें एक और लिमिटिंग वैल्यू है कि जो सी है, स्पेसिंग बिटवीन द स्टिफनर है, इट शुड बी लाई बिटवीन व्हाट, डी टू 3D। ओके, ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में हमारा सी टू टी डब्ल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 200 एप्सिलॉन व्हेन यहाँ पे स्पेसिंग बिटवीन द स्टिफनर, ट्रांसवर्स स्टिफनर है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0.74D टू डी। ओके, थर्ड इसमें केस है, इन सभी केसेस को हम सेटिस्फाइड करेंगे जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं। ओके, डी बाय टी डब्ल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 270 एप्सिलॉन व्हेन सी इज लेस देन व्हाट, 0.74D। तो इस तरह से हमारी क्या होती है, मतलब ट्रांसफर स्टिफनर प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे स्पेसिंग इंक्रीज करते हैं दो स्टिफनर के बीच में, उस तरह से उस केस में हमारी जो थिकनेस हमें प्रोवाइड करानी है वो भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो थिकनेस प्रोवाइड कराने पे यहाँ पे टी डब्ल्यू का फैक्टर अगर इंक्रीज होगा, उसका मतलब क्या है, ये रेशो की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ओके, जैसे जैसे हमारी सी की वैल्यू कम होती है, सी की वैल्यू कम होती है तो हमें वहाँ पे कम थिकनेस प्रोवाइड करानी है। तो कम थिकनेस प्रोवाइड कराएंगे तो यहाँ पे इसका रेशो है वो भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज करता जाएगा। ओके, तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट केस है जब हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर भी प्रोवाइड कराते हैं। जब लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर प्रोवाइड कराएंगे तो ये जो रेशो है उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, और ज़्यादा हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जब हम लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर स्टिफनर दोनों प्रोवाइड कराते हैं तब डेप्थ टू थिकनेस रेशो जो होता है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, 250 एप्सिलॉन। ये कब, जब हमारा स्टिफनर है तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है इट शुड बी लाई बिटवीन व्हाट, डी टू 2.4D के बीच में लाई करती है। तब ये रेशो जो होता है वो डी बाई टी डब्ल्यू का जो रेशो होता है शुड बी लेस देन इक्वल टू 250 एप्सिलॉन, यहाँ पे सी हो जाता है, सॉरी। ओके, जब यहाँ पे 0.74D टू डी सी की वैल्यू लाई करती है। ओके, थर्ड केस हमारा है डी बाय टी डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू 340 व्हेन सी इज लेस देन व्हाट, 0.74D। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या होते हैं, डिफरेंट केसेस बनते हैं। ये हमारे क्या है, लिमिटिंग केसेस है कि हम मिनिमम थिकनेस कितनी प्रोवाइड करानी है। इससे ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं तो हमारा वैसे भी सेफ है, लेकिन मिनिमम थिकनेस कितनी प्रोवाइड करानी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा स्टिफनर हम किस तरह से प्रोवाइड कराते हैं। अगर स्टिफनर नहीं प्रोवाइड कराते तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम थिकनेस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अगर सिर्फ ट्रांसफर स्टिफनर प्रोवाइड कराते तो उसकी स्पेसिंग के अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन करेंगे। अगर ट्रांसफर्स के साथ हम अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर प्रोवाइड कराते हैं तो हम स्पेसिंग को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से हमारी थिकनेस और रिड्यूस हो जाती है। सेकंड केस हमारा होता है जिसे हम कहते हैं, ये तो हो गया कौन सा, जिसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया, सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया। सेकंड केस जो है वो कौन सा है, जिसे हम कहते हैं कंप्रेशन फ्लैंज बकलिंग क्राइटेरिया। वही हो रहा है यहाँ पे, कंप्रेशन फ्लैंज बकलिंग क्राइटेरिया। तो कंप्रेशन फ्लैंज बकलिंग क्राइटेरिया में हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्टिफनर दो तरीके से इसमें प्रोवाइड कराते हैं, व्हेन ट्रांसफर स्टिफनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड, और जब ट्रांसफर स्टिफनर को हम प्रोवाइड कराते हैं। ओके, इन दो केसेस को हम कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट है व्हेन ट्रांसवर्स स्टिफनर
आर नॉट प्रोवाइडेड। ओके, जब ट्रांसफर स्टिफनर को हम नहीं प्रोवाइड कराते तब डेप्थ टू थिकनेस रेशियो हमारा शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, 345 एप्सिलॉन डब्ल्यू एफ, एप्सिलॉन का स्क्वायर। ओके, सेकंड केस है व्हेन ओनली ट्रांसवर्स स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड। राइट, जब सिर्फ ट्रांसफर स्टिफनर हम प्रोवाइड कराते हैं तब डेप्थ टू थिकनेस रेशियो हमारा कितना हो जाता है, इट शुड बी लेस देन 345 एप्सिलॉन स्क्वायर। जब सी इज सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 1.5 डी है। स्टीफनर प्रोवाइड कराएंगे तो हमारे स्पेसिंग लिमिटिंग वैल्यू या फिर डिसाइडिंग फैक्टर की तरह बिहेव करता है, और डी बाय टी डब्ल्यू इज लेस देन व्हाट, 345 एप्सिलॉन। यहाँ पे सी इज लेस देन 1.5 डी। एप्सिलॉन की वैल्यू जनरली 1 ही आती है, तो मतलब यहाँ पे हमारी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, 345 ही चलती रहती है। ओके, इसके बाद फिर हमने देखा था कि हम ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वेब किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ऑप्टिमम डेप्थ का मतलब यही होता है कि हम उतना क्रॉस सेक्शन उसमें प्रोवाइड कराएं कि वहां पे वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट कर सके, और वो क्रॉस सेक्शन हमारा मिनिमम होगा ताकि हमारी इकोनॉमी भी हम मेंटेन कर सकें। तो ऑप्टिमम डेप्थ निकालने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो वेब है वो बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट नहीं करता है, सिर्फ फ्लैंज प्लेट्स होती है वही बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करती है। उसके करस्पॉन्डिंग बीम में लगने वाला बेंडिंग मोमेंट को हम लिखते हैं अगर एम जेड, ये होली रजिस्टेड बाय व्हाट, हमारा क्या होगा, फ्लैंज होगा। जैसे हमारा ये क्या है, इस तरह से अगर प्लेट कटर है, ओके, तो यहाँ पे अगर थ्रू आउट द सेक्शन अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट होता और ये सेक्शन कैसा है, प्लास्टिक में है, तो पूरे के पूरे फाइबर हमारे क्या है, एफ वाई स्ट्रेस को अचीव करते हुए इस तरह से यील्ड कर जाते हैं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, एफ वाई। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि ये वेब हमारा बकलिंग हो जाती है, और वेब में बकलिंग होने के कारण ये बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट नहीं कर पाता है, और सिर्फ फ्लैंज प्लेट ही हमारी बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करती है। इस केस में हमारा ये डायग्राम कैसा बन जाएगा, इस केस में हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा। राइट, इस तरह से व्हेन ओनली फ्लैंज आर टेकिंग बेंडिंग मोमेंट। ठीक है ना, इस केस में हमारा एम जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये कितना है, एफ आई के बराबर है, और इसके बीच में ये लीवर आर्म है, इस लीवर आर्म की डिस्टेंस को हम अप्रोक्सीमेटली डेप्थ के बराबर ही मानते हैं। तो यहाँ पे किसके बराबर होगा, एफ वाई इंटू फोर्स, कितना लग रहा है, इसकी अगर थिकनेस हमारी क्या है, टी एफ है, और इसकी विड्थ हमारी डी एफ है। ठीक है, यहाँ पे ये इसकी डेप्थ हमने डी मान ली, इसकी थिकनेस हमारी क्या है, टी डब्ल्यू है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ वाई इंटू बी एफ इंटू टी एफ। राइट, टी एफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू लीवर आर्म कितना है, टी। तो इतना मोमेंट इसके ऊपर लगेगा। अब हमें निकालना क्या है, ऑप्टिमम डेप्थ और ऑप्टिमम थिकनेस निकालनी है। तो ऑप्टिमम डेप्थ के लिए हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे, तो टोटल एरिया ऑफ दिस प्लेट गर्डर कितना है हमारा, टी एफ इंटू टी एफ 2 टाइम्स प्लस व्हाट, डी इंटू टी डब्ल्यू। ओके, ये हमारा क्या हो गया, टोटल एरिया ऑफ प्लेट गर्डर। तो यहाँ पे बी एफ टी एफ की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या होगी, बी एफ टी एफ इज इक्वल टू एम जेड डिवाइडेड बाय एफ वाई इंटू डी। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एम जेड डिवाइडेड बाय एफ वाई इंटू डी प्लस डी इंटू टी डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्या होगी, एरिया की इक्वेशन होगी। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2mz डिवाइडेड बाय डी इंटू एफ वाई प्लस डी इंटू टी डब्ल्यू। राइट, अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारा स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ वेब क्या होता है, के इज इक्वल टू व्हाट, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ वेब इज इक्वल टू व्हाट, डी बाय टी डब्ल्यू। यहाँ पे हम दोनों को वेरी करा सकते हैं, तो किसी एक में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ थिकनेस। ओके, फॉर ऑप्टिमम
वैल्यू ऑफ थिकनेस। तो डेप्थ को हम यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर देंगे, थिकनेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो टी डब्ल्यू कितना हो जाएगा हमारा, डी बाय के। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में हम टी की जगह डी बाई के को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2mz डिवाइडेड बाय डी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी की जगह सॉरी पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू वट, के इंटू टी डब्ल्यू, क्योंकि हमें टी डब्ल्यू की फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है। तो डी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इंटू टी डब्ल्यू इंटू एफ वाई, प्लस डी की जगह यहाँ क्या होता है, के इंटू टी डब्ल्यू तो स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन होगी। ये क्या है, फंक्शन ऑफ टी डब्ल्यू। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ और इसको जीरो के बराबर करता हूँ, इसके फॉर्म में हमारी जो टी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ऑप्टिमम आएगी। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो उसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है, और स्लोप अगर जीरो है उसका मतलब क्या, वो स्लोप हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल स्लोप कहाँ पे आता है, ऑप्टिमम पॉइंट्स पे आता है, राइट। ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे इसको हम टी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी ए डिवाइडेड बाय डी टी डब्ल्यू को जीरो पुट करते हैं, तो इस केस में हमारे पास थिकनेस आती है, ऑप्टिमम थिकनेस। वो कितनी आती है, एम जेड अपॉन एफ वाई इंटू के स्क्वायर की पावर 0.33। ये हो गई हमारी ऑप्टिमम थिकनेस। नेक्स्ट केस है जब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वेब। तो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वेब में हम क्या करेंगे कि इसी फंक्शन में टी डब्ल्यू की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, डी बाय के। ओके, मतलब इस इक्वेशन को डेप्थ की फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ए इज इक्वल टू वट, 2mz डिवाइडेड बाय डी इंटू एफ वाई प्लस डी स्क्वायर अपॉन के। अब इस इक्वेशन को डी ए डिवाइडेड बाय डी इंटू डी करेंगे तो इज इक्वल टू जीरो करेंगे, तो यहाँ पे हमारी ऑप्टिमम डेप्थ आएगी एम जेड इंटू के डिवाइडेड बाय एफ वाई की पावर 0.33। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हम ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये तो हमने फाइंड आउट कर ली ऑप्टिमम डेप्थ। अब हम फाइंड आउट करते हैं फ्लैंज एरिया कितना प्रोवाइड कराना है। यहाँ पे हम प्लेट गर्डर की डिज़ाइन करते हैं, तो सेकंड केस हमारा है फ्लैंज एरिया ऑफ प्लेट गर्डर। तो फ्लैंज एरिया ऑफ प्लेट गर्डर के लिए हमारे पास क्या रिलेशनशिप होता है, फ्लैंज एरिया ऑफ प्लेट गर्डर के लिए हम जो मोमेंट है वो अज्यूम करते हैं, कौन रजिस्ट करता है, हमारा प्लेट गर्डर रजिस्ट करता है। तो एरिया ऑफ प्लेट गर्डर इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे हम लिमिटिंग वैल्यू लेंगे। ओके, एफ वाई अपॉन गामा एम ज़ीरो इंटू ये तो क्या हो गया हमारा फोर्स इंटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लीवर आर्म, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया कितना आएगा, एरिया ए एफ इज इक्वल टू वॉट, एम जेड इंटू गामा एम ज़ीरो डिवाइडेड बाय एफ वाई इंटू डी। यहाँ पे डी और डी वन जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो हम डी को ही पुट करके निकाल लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हम एरिया ऑफ प्लेट गर्डर फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा था कि मतलब या तो वेब में अगर बकलिंग नहीं होती है ना, तो वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो कौन रजिस्ट करेगा, पूरा सेक्शन रजिस्ट करेगा। मतलब यहाँ पे जो हमने देखा था इस केस में ये तब जब हमारा वेब यहाँ पे बकल नहीं करता है, तो उस केस में हमारा जो बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करेगा वो पूरा का पूरा सेक्शन करेगा, और वेब बकल कर जाता है तो फिर हमारी सिर्फ फ्लैंज है वही बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करती है। तो ये बकल करता है नहीं करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ वेब पे। तो उसकी ज्योमेट्री में ये जो फैक्टर होता है इसे हम क्या कहते हैं, के क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशो होता है वेब का। इसकी वैल्यू कितनी होती है, डी बाय टी डब्ल्यू। डी बाई टी डब्ल्यू की वैल्यू जब 67 एप्सिलॉन से कम रहती है, तो इस केस में हम मानेंगे कि हमारा जो है वो वेब बकल नहीं करेगा, और यहाँ पे होल सेक्शन हमारा मोमेंट को रजिस्ट करेगा। लेकिन के की वैल्यू अगर हमारी 67 एप्सिलॉन से ज़्यादा हो जाती है, तो इसका अर्थ है कि थिकनेस हमने रिड्यूस कर दी है और इसकी थिकनेस कम है। इसका अर्थ ये हुआ कि थिकनेस कम है तो यहाँ पे थिनर वेब जल्दी से बकल कर जाएगी, और पूरा का पूरा जो बेंडिंग मोमेंट है वो किसको रजिस्ट करना पड़ेगा, हमारा फ्लैंज को रजिस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारी क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है।
तो यहाँ पे हमने थिकनेस तो फाइंड आउट कर ली, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि वेब की shear स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है shear स्ट्रेंथ ऑफ वेब। ओके, तो shear स्ट्रेंथ ऑफ वेब से पहले आपको ये समझना होगा कि जब किसी भी बीम के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस लगते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेसेस के कारण इसमें क्या आता है, इलोंगेशन आता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। राइट, अगर कंप्रेसिव फोर्स है तो इसमें इलोंगेशन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसी जगह पे अगर आपका shear स्ट्रेसेस है, shear स्ट्रेसेस से क्या होगा, इसमें इलोंगेशन नहीं आएगा, इसकी फॉर्म में क्या होगा, डिफॉर्मेशन आएगा। क्या आएगा, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब ये जो इस तरह से अगर ब्लॉक है तो ये हमारा डिफॉर्म होकर कैसा हो जाएगा, इस तरह से ये डिफॉर्म हो जाएगा। राइट, इस तरह से हमारे इसमें डिफॉर्मेशन आ जाते हैं। तो सिमिलरली हमारे प्लेट गर्डर में क्या होता है कि प्लेट गर्डर है, इस प्लेट गर्डर को हमने क्या किया, यहाँ पे स्टिफन कर रखा है, मतलब यहाँ पे हमने ट्रांसवर्स स्टिफनर्स प्रोवाइड करा रखे हैं। जब इस पे हमारी लोडिंग आती है, लोडिंग लगेगी तो ये प्लेट हमारी क्या होगी, इस तरह से बैंड हो जाएगी। राइट, या फिर ये बीम हमारी इस तरह से बैंड होने की टेंडेंसी होगी। तो इसको रजिस्ट कौन करेगा, ये स्टिफनर करेगा। तो जब इसको स्टिफनर रजिस्ट करेगा तो ये इस वेब को इस डायरेक्शन में इस तरह से बैंड होने से रोकेगा। राइट, जब इसको ये इस तरह से बैंड होने से रोकेगा तो इसमें अलग अलग जोन बनते हैं, एक बकलिंग जोन बनता है और एक टेंशन जोन बनता है। क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक डायगोनल कंप्रेशन क्रिएट होता है और यहाँ पे क्या होता है, हमारा डायगोनल टेंशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये हमारी क्या है, फ्लेंज है, और यहाँ पे एक फ्लेंज ये है, और यहाँ पे हमारा स्टिफनर है। ओके, तो फर्स्ट केस हम लेते हैं कि जब हमारा वेब पैनल है वही क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है, फ्लेंज पैनल नहीं रेजिस्ट करता है। तो उस केस में हमारा जो टेंशन फील्ड जोन बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। इस जोन में हमारा क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस लगेगा, और यहाँ पे हमारा जो है कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। राइट, यहाँ पे हमारी कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। तो यहाँ पे ये कौन सा कहलाएगा, बकलिंग पैनल कहलाएगा, बकलिंग पैनल। और यहाँ पे ये कहलाएगा टेंशन पैनल। यहाँ पे भी ये क्या कहलाएगा, बकलिंग पैनल। ये केस तब है जब टेंशन फील्ड इन वेब पैनल ओनली। ओके, ignoring bending strength of flange, ignoring bending strength of flange। अब सेकंड केस है, इन सेकंड केस हमारा क्या है कि टेंशन फील्ड वेब पैनल इंक्लूडिंग बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेंज हम कंसीडर करके चलते हैं। ओके, तो उस केस में हमारा जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से बनेगा, ये हमारा फ्लेंज है, अब फ्लेंज की हम बेंडिंग स्ट्रेंथ को कंसीडर करके चलते हैं। तो और यहाँ पे ये वेब है और वेब को हमने स्टीफन किया है स्टिफनर के साथ। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारा टेंशन फील्ड जोन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, और यहाँ पे ये टेंसाइल फोर्स होगा। तो ये हमारा क्या होगा, टेंशन पैनल होगा, और यहाँ पे शियर स्ट्रेस किस तरह लगेगा, इस तरह से। राइट, इस तरह से हमारा क्या लगेगा, शियर स्ट्रेस लगेगा। तो जब इस तरह से शियर स्ट्रेस लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे ये एक तरह से फिक्स है, फिक्स होने के कारण क्या होगा, शियर स्ट्रेस के कारण इस पर डिफॉर्म आएगा। डिफॉर्म आने के कारण इस तरह से डिफॉर्म होने के लिए यहाँ पे क्या होगा, इसके प्लास्टिक हिंज डेवलप होने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो
तो इसको डिफॉर्म होने के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जब तक इसमें मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस नहीं आए या फिर प्लास्टिक हिंज डेवलप ना हो। तो अल्टीमेट केस में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हिंज डेवलप होंगी। तो इन प्लास्टिक हिंज के कारण ये क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स को उसके बाद रजिस्ट नहीं कर पाएगा और ये फिर फ्रीली हमारा क्या होगा, डिफॉर्म होने चला जाएगा। तो ये जो प्लास्टिक हिंज डेवलप होती है होने तक जो इसमें स्ट्रेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वेब। ओके, यहाँ पे ये प्लास्टिक हिंज डेवलप हो जाती है। तो यहाँ तक जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेंथ एट फेलियर और शेयर स्ट्रेंथ ऑफ हमारी वेब। ओके, तो इसको हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम प्री बकलिंग बिहेवियर मेथड से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, यूजिंग प्री बकलिंग बिहेवियर। प्री बकलिंग बिहेवियर से हम क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये जैसे हमारा एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट में यहाँ पे हमारी इसकी डेप्थ कितनी है, डी है, यहाँ पे भी स्टिफनर है और यहाँ पे स्टिफनर है, यहाँ पे क्या है हमारा फ्लेंज है, और इसकी स्पेसिंग कितनी है हमारी, सी है। राइट, दो स्टिफनर के बीच की स्पेसिंग सी है। यहाँ पे अगर स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या है, इसमें टेंशन है जिसे हम सिग्मा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे क्या है, कॉम्प्रेशन है और इसको हम सिग्मा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये जो बन रहे हैं वो 45 डिग्री पे बनेंगे क्योंकि यहाँ पे ये प्योर शेयर का केस है। ओके, प्योर शेयर का केस में हमारा क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, टॉ क्रिटिकल कितना होना चाहिए कि ये जस्ट बकल करके बेंड हो जाए। राइट, तो क्रिटिकल वैल्यू इसकी जो होती है वो कितनी होती है, के वी इंटू पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू डी बाय टी डब्ल्यू का स्क्वायर। ओके, तो के वी यहाँ पे क्या होता है, के वी यहाँ पे होता है शेयर बकलिंग कोफिशिएंट, शेयर बकलिंग कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो ये सारी वैल्यू हमें कोड से प्रोवाइडेड होती है और गिवन होती है, इससे हम टॉ सी आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो टॉ सी आर की वैल्यू आ जाने के बाद हम डिज़ाइन बकलिंग शेयर के हिसाब से हम उस सेक्शन की क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डिज़ाइन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड को यूज़ करते हैं फॉर शेयर बकलिंग डिज़ाइन by using simple post critical method। post critical मेथड, उसमें हम नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वेब किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वेब इज इक्वल टू व्हाट, shear force corresponding to shear force corresponding to web crippling, web buckling, जो कितना होता है, जिसे हम VCR से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम VN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो VCR होता है वो किसके बराबर होता है हमारा, AV इंटू टॉ बी। यहाँ पे जो AV है वो एरिया ऑफ हमारा क्या है, वेब होगा, और टॉ बी है उसकी वैल्यू हमारी होती है FYW अपॉन अंडर रूट 3। ओके, तो यहाँ पे ये टॉ बी की जो वैल्यू होती है वो हमारी D बाई टी डब्ल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसके हिसाब से फिर टॉ बी की हमारी अलग अलग वैल्यू होती है। जब हमारा इसको अगर हम K से रिप्रेजेंट करते हैं तो जब K की वैल्यू जो है ये हमारी लेस देन 0.8 है, इस केस में हमारा टॉ बी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, FYW अपॉन अंडर रूट 3। जब इस K की वैल्यू हमारी 0.8 टू 1.2 के बीच में लाई करती है तब टॉ बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, उसके लिए रिलेशन होता है 1 माइनस 0.8 इंटू लैम्डा डब्ल्यू माइनस 0.8 इंटू FYW डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3।
ओके। थर्ड केस है जब हमारा के की वैल्यू कितनी हो जाए, ग्रेटर देन 1.2 हो जाए। उस केस में टो बी की वैल्यू कितनी होती है, एफ वाई डब्ल्यू अपन √3 इंटू लेमडा डब्ल्यू का स्क्वायर और यहाँ पे के का स्क्वायर। इन तीनों केसेस में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टो बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टो बी की वैल्यू हमारे किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ओके। और यहाँ पे लैम्डा डब्ल्यू होता है और इस लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय √3 टॉस सी आर के बराबर। टॉस सी आर की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी, किसमें प्री बकलिंग बिहेवियर से हम जो निकालते हैं। तो टॉस सी आर की वैल्यू कितनी होती है, टॉस सी आर इज इक्वल टू के वी इंटू पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू डी बाय टी डब्ल्यू का स्क्वायर। इससे हमारे क्या आ जाएगी, टॉस सी आर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे म्यू क्या है, हमारा पॉइजन्स रेशो है। ओके। के वी हमारा क्या है, जनरली हम 5.35 लेते हैं व्हेन स्टिफनर्स, व्हेन ट्रांसवर्स स्टिफनर आर प्रोवाइडेड एट सपोर्ट ओनली, मतलब एंड बियरिंग स्टिफनर ही प्रोवाइड किए हैं, तब हमारे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.35। और उसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है हमारी स्पेसिंग ऑफ स्टिफनर्स के ऊपर। 4.0 प्लस 5.35 डिवाइडेड बाय सी बाई डी का स्क्वायर। और जब सी बाई डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0.1 हो और इसकी वैल्यू 5.35 प्लस 4 अपॉन सी बाई डी का स्क्वायर, जब सी बाई डी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा वेब का स्लेंडरनेस रेशो होता है। ई की वैल्यू हमें स्टील की पता है, ये 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। के की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। ओके। इससे हमारे लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू आने से हम शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके। तो इस तरह से हम वेब की शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे किस तरह से हम स्टिफनर की डिज़ाइन पढ़ते हैं, किस तरह से हम स्टिफनर्स को डिज़ाइन करते हैं, कहाँ कहाँ हमें स्टिफनर्स को प्रोवाइड कराना है, इन सभी चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।